Thinking is also one of the most important topic for ready to place with special educator exam. तो चलिए समझते हैं थिंकिंग होता क्या है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग इज द बेस ऑफ ऑल द कॉग्निटिव एक्टिविटीज। ये बेस होता है आपकी सभी कॉग्निटिव एक्टिविटीज का और प्रोसेसेस एंड इज फाउंड ओनली इन मैनकाइंड। जो थिंकिंग है वो खाली मैनकाइंड में ही पाया जाता है। इट इन्वॉल्व्स मेंटल एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड। जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी है, इकट्ठा करी है, ये उसका मेंटल एनालिसिस करता है। दिस इन्वॉल्व्स गोल हैंडलिंग एनालिसिस पॉसिबल बाय ऑब्जर्विंग इमेजिनेशन जजिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं आप इसमें इंक्लूड करते हैं ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, किस चीज को जज करती हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, किस चीज को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एंड अपने डिसीजंस को बनाते हैं। थिंकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट। ये एक मेंटल प्रोसेस होता है जो आपको हेल्प करता है एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के लिए एंड सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एज वेल। एंड इसकी हेल्प से आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकती हैं। इट इज द कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड टू गाइड वंस बिहेवियर। ये एक कैपेसिटी होती है जिससे आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एंड अपने बिहेवियर को गाइड कर सकते हैं। अब हम समझते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ थिंकिंग। इसके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल गिवन है इमेज और वर्ड, सेकंड इज कॉन्सेप्ट, थर्ड इज मेंटल इमेज। चलिए समझते हैं इमेज और वर्ड क्या है। When we visualize a thing in our mind and that is known as mental image। जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं अपने ब्रेन में, उसको सोचते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मेंटल इमेज। फॉर एग्जाम्पल, when we ask a child to draw a cat, he draws a painting of the cat because he imagines it first। जब आप एक बच्चे को बोलते हैं कि आप कैट को ड्रॉ करो, तो वो उसे ड्रॉ कर देता है एंड वो किसकी मदद से ड्रॉ कर रहा है? क्योंकि उस बच्चे ने पहले उसका एक इमेज अपने ब्रेन में बनाया, अपने माइंड में बनाया, तो उसे ही हम इमेज और वर्ड बोलते हैं। सेकंड टॉपिक इज कॉन्सेप्ट। व्हेन वी लुक फॉर द साइंस ऑफ अ थिंग और इंसिडेंट एंड गैदर देम विद ऑलरेडी प्रेजेंट थिंग्स और इंसिडेंट्स एंड thus try to identify them is known as कॉन्सेप्चुलाइजेशन। तो कॉन्सेप्चुलाइजेशन या कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो हम उसके साइंस इकट्ठा करते हैं, उस चीज से रिलेटेड हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी इंसिडेंट है, हम उसे गैदर करते हैं एंड जो इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से प्रेजेंट है, हम उसको उसके साथ रिलेट करके एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। ये होता है आपका कॉन्सेप्चुलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है विजुअलाइजिंग अ डॉग एंड क्लासिफाइंग इट एज एन एनिमल। कि आपने एक डॉग को विजुअलाइज करा, फिर आपके पास जो प्रायर इंफॉर्मेशन थी कि डॉग एक एनिमल होता है, हम उसे क्लासिफाई कर देते हैं। सो ये था आपका सेकंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग। अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल पे, दैट इज मेंटल इमेज। मेंटल इमेज क्या है? अ मेंटल इमेज इज नोन एज मेंटल इमेज। कि जो आप एक इमेज बनाते हैं अपने दिमाग में, उसे ही हम मेंटल इमेज कहते हैं। रेजिस्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या चीजें हैं जो रेजिस्ट करती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में? सबसे पहला है मेंटल कॉन्फ़िगरेशन असॉर्टमेंट। ये क्या होता है? मेंटल असॉर्टमेंट इज अ टेंडेंसी towards problem solving in which an individual follows the same solution method to solve a problem। इसे बताया गया है कि मेंटल असॉर्टमेंट एक टेंडेंसी होती है जिसमें आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बट उसमें इंडिविजुअल उसी सेम सॉल्यूशन को फॉलो करता है। मतलब एक ही सॉल्यूशन के पैटर्न को वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फॉलो करता है। The success of repetition method helps us to solve new problems। कि जैसे आप एक ही तरीके का, एक ही मेथड का रिपीटेशन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप इजिली जो न्यू प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाते हैं। बट एट टाइम्स इट हिंडर्स इन सॉल्विंग अ न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बट बहुत बारी वो हिंडर भी करता है, वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्योंकि आप एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी और नए तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं। अब second pointer is given lack of motivation। If there is lack of motivation while accomplishing a task, then it will be hindrance। People may have ability to solve a problem, but if they are not motivated, their capacity or skills are not utilized। इसमें बताया गया है कि अगर आपके अंदर lack of motivation है, आप motivated नहीं है, तो आप एक टास्क को accomplish नहीं कर पाएंगे अच्छे से, बीच में hindrance create होगी, बीच में problem create होगी। एंड जिन लोगों के पास एबिलिटी भी होती है, वो भी एक टास्क को अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाते,
क्योंकि उनके पास मोटिवेशन नहीं है, वो मोटिवेटेड नहीं है एंड उसकी वजह से वो अपनी कैपेसिटी को और स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं. It leads to problem solving and leaves the work disinterested. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को लीड करता है एंड ये उस काम को डिसइंटरेस्टेडली छोड़ देता है, मतलब उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं. थर्ड पॉइंटर गिवन है फंक्शनल फिक्स्डनेस. ये क्या होता है? When people get fixed in the particular use or function of any particular thing or situation and are thus unsuccessful in finding a solution to the problem. ये होता है कि जब कोई पर्सन फिक्स हो जाता है हर एक चीज में कि मुझे ये काम इसी तरीके से करना है, मुझे इस चीज को ऐसे ही फंक्शन करना है एंड वो नई न्यू सिचुएशन में अपने आप को ढाल नहीं पाता है एंड उसको फिर न्यू प्रॉब्लम जो आती है उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है क्योंकि वो उसी चीज में फिक्स रहते हैं कि मेरा यही है, मुझे यही करना है, मेरा फंक्शन यही रहेगा एंड वो अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो जाता है एंड उसकी वजह से वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाता. सो ये थे हमारे 3 पॉइंटर्स ऑफ दिस टॉपिक. अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रीजनिंग के बारे में. सबसे पहला टाइप है आपका डिडक्टिव रीजनिंग. इसका मतलब क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जनरल कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल वी अराइव टू अ स्पेसिफिक फैक्ट. मतलब इसमें आप जनरल से स्पेसिफिक की टुवर्ड्स चलते हैं कि आपके पास एक जनरल कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है एंड उससे फिर आप अपने स्पेसिफिक फैक्ट के पास जाते हैं और ऑब्जर्वेशन अबाउट इट एंड आप उस चीज का ऑब्जर्वेशन भी करते हैं. ऑल मैन आर मोर्टल, राम इज अ मैन, सो राम इज मॉर्टल. कि सारे मैन जो होते हैं वो मॉर्टल है, राम जो है एक मैन है एंड फिर राम क्या हो जाएगा? वो भी मॉर्टल हो जाएगा. मतलब आप जनरल चीज से आप स्पेसिफिक चीज के ऊपर जाते हैं. Second type is inductive reasoning. In this type of reasoning, from various specific facts or observation, we arrived at a general principle. आपके पास बहुत सारे specific facts होंगे एंड फिर उसके ऑब्जर्वेशन से आप क्या करते हैं? आप एक जनरल प्रिंसिपल को क्रिएट कर देते हैं, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे आप इसमें. अब हम समझते हैं क्रिएटिव थिंकिंग को एंड उसके टाइप्स को. The advocate of creativity, J.P. Guilford has characterized creative thinking into 2 parts. जो आपकी जेपी गिलफोर्ड है जिन्होंने क्रिएटिविटी के बारे में बताया था, उन्होंने क्रिएटिविटी को 2 टाइप्स में डिवाइड करा है. सबसे पहला है कन्वर्जेंट थिंकिंग. इट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स दैट हैव ओनली वन करेक्ट आंसर. ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपका एक ही करेक्ट आंसर होता है. द माइंड मूव्स टुवर्ड्स द करेक्ट ऑप्शन. आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट ऑप्शन की तरफ चलता है. कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसके बाद क्या आंसर हो सकता है? 12 भी आंसर हो सकता है. इसके और आंसर्स तो हो नहीं सकते हैं. तो ऐसी क्वेश्चन या ऐसी प्रॉब्लम जिनका एक ही करेक्ट आंसर होता है उसमें हम अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज करते हैं. सेकंड इज डाइवर्जेंट थिंकिंग. इट इज एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग वेयर इन एन इंडिविजुअल कैन थिंक ऑफ वेरियस आंसर्स बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस. इसमें क्या होगा कि ये एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है जिसमें एक इंडिविजुअल एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स ढूंढ सकता है बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस. This type of thinking helps in creating new and fundamental ideas. इस थिंकिंग की हेल्प से आप नए नए आइडियाज एंड फंडामेंटल आइडियाज भी क्रिएट कर सकते हैं. डाइवर्जेंट थिंकिंग जनरली कंप्राइजेस फ्लो थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एक्सपेंशन. इससे आपकी थिंकिंग इंक्रीज होती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी ओरिजिनलिटी एंड आपका एक्सपेंशन भी इंक्रीज होता है. अब हम समझते हैं स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. स्टेजेस बता रखे हैं क्रिएटिव थिंकिंग के. सबसे पहली स्टेज है जेपी गिलफोर्ड हैज डिस्क्राइब्ड 4 स्टेजेस. 4 स्टेजेस बता रखी है उन्होंने. सबसे पहली स्टेज है प्रिपरेशन, सेकंड इज इंक्यूबेशन, थर्ड इज इल्यूमिनेशन एंड फोर्थ इज वेरिएशन. तो ये है आपकी जेपी गिलफोर्ड की 4 स्टेजेस: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन. अब हम समझते हैं इन चारों को. सबसे पहला है प्रिपरेशन. प्रिपरेशन क्या होगा? In this stage, a person evokes curiosity and excitement to think more and more. ये पहली स्टेज होती है जिसमें पर्सन बहुत ज्यादा इवोक होता है, वो क्यूरियस होता है नई नई चीजों को जानने के लिए. उसके अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि मुझे नई नई चीजों को जानना है. सेकेंड स्टेज है इंक्यूबेशन. इन दिस स्टेट द पर्सन बिकम्स इनएक्टिव. इसमें जो पर्सन है वो इनएक्टिव हो जाता है फॉर अ शॉर्ट टाइम. थोड़े टाइम के लिए वो इनएक्टिव हो जाएगा एंड द प्रॉब्लम गोज आउट ऑफ हिज माइंड. एंड उसकी वजह से जो उसकी प्रॉब्लम है वो उसके ब्रेन में से ही चली जाती है, माइंड में से ही चली जाती है. थर्ड इज इल्यूमिनेशन. इन दिस स्टेज अ पर्सन सडनली फाइंड्स अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. इसमें पर्सन एकदम से सॉल्यूशन को मिल जाता है उसे प्रॉब्लम का
The sudden realization of a solution is known as illumination. जब आपको एकदम से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है उसे हम illumination बोलते हैं. Next is verification. In this stage, when the worth or appropriateness of ideas or solutions are tested and judged, it is called verification. Here, convergent thinking plays its role. इसमें हम वेरीफाई करते हैं कि जो भी हमने सॉल्यूशन निकाला है, जो भी हमारे आइडियाज है, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसका प्रॉपर टेस्ट करा जाता है, जज करा जाता है, एंड इसमें आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज होता है. सो इट इज वेरिफिकेशन. सो ये थी आपके 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. अब हमें कुछ और टाइप्स बताए गए हैं क्रिएटिव थिंकिंग की. सबसे पहला है फ्लुएंसी, एबिलिटी टू थिंक मोर आइडियाज और सॉल्यूशन. जब आपके अंदर एबिलिटी होती है जिससे आप ज्यादा आइडियाज और सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू थिंक इन डिफरेंट एंगल्स एंड व्यू पॉइंट्स, कि आप अलग अलग एंगल से एंड व्यू पॉइंट से किसी चीज को सोच पा रहे हैं, थिंक कर पा रहे हैं. ओरिजिनलिटी, एबिलिटी टू थिंक इन अ न्यू, यूनिक एंड अनकॉमन वे, कि इसमें आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन एक नए तरीके से, एक यूनिक तरीके से एंड एक अनकॉमन वे के तरीके से ढूंढते हैं. इलैबोरेशन, ये आपकी एबिलिटी होती है टू ऐड मोर डिटेल्स और एक्सपैंड आइडियाज. सेंसिटिविटी टू दी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, जब आप सेंसिटिव होते हैं किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन के लिए. रीडेफिनेशन, एबिलिटी टू लुक एट अ प्रॉब्लम और सिचुएशन इन अ न्यू वे एंड रीडिफाइन इट, जब आप किसी भी सॉल्यूशन को या प्रॉब्लम को या सिचुएशन को एक नए तरीके से देखते हैं, उसे रीडिफाइन करते हैं, वो होता है आपका रीडेफिनेशन. अब हमें बताया गया है क्रिएटिविटी टेस्ट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. ये क्या था? दिस एक्सपेरिमेंट वाज प्रोड्यूस्ड इन 1960 बाय गिलफोर्ड एंड मेरीफाइड. ये एक एक्सपेरिमेंट था जो 1960 में हुआ था एंड ये करा था गिलफोर्ड और मेरीफील्ड ने. According to this test, creative thinking has the capacity of non-conventional production, transformation and redefining. इसके अकॉर्डिंग ये जो टेस्ट हुआ था ये बताता है कि जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है उसके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्शन की, ट्रांसफॉर्मेशन की एंड रीडिफाइनिंग की. द फॉलोइंग 6 फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेजरिंग क्रिएटिविटी. ये जो आपके 6 फैक्टर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए, एंड यही 6 फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस करे थे. अब हम समझ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. सबसे पहले क्रिएटिविटी मींस एबिलिटी रिलेटेड टू क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन. क्रिएटिविटी एक एबिलिटी होती है जो आपके क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है. इट इज इंपॉर्टेंट इन वेरियस फील्ड्स. ये बहुत सारी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है. अब चलिए समझते हैं. सबसे पहले टॉलरेंस, एक्सेप्टिंग द डिफरेंसेस, कि आप डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं. क्रो एंड क्रो ने बोला था इन अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द ओरिजिनल आउटकम, कि एक नॉर्मल प्रोसेस होता है एक्सप्लोर करने का एंड ओरिजिनल आउटकम्स को एक्सेप्ट करने का. फ्रेंकल ने बोला था क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव द कैपेसिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड मॉडिफाइंग एनी न्यू आइडियाज, कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है जिससे वो कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, मॉडिफाई कर पाते हैं किसी भी न्यू आइडिया को. कोल एंड ब्रूस ने बोला था इन एनी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस माइंड टू ग्रास्प, एक्सप्रेस एंड एप्रिशिएट इन द फॉर्म ऑफ एन ओरिजिनल प्रोडक्ट, कि ये एक एक्टिविटी होती है ह्यूमन माइंड की जिसमें वो ग्रास्प करता है, एक्सप्रेस करता है, एप्रिशिएट करता है किसी भी ओरिजिनल प्रोडक्ट को. जेवी जर्वियाहा ने बोला था इट इज अ थिंकिंग एबिलिटी बाय विच ही प्रेजेंट्स एनी नोवेल ऑपर्स और थॉट्स, की एक थिंकिंग एबिलिटी होती है जिसमें आप अपना एक नॉवल या डिफरेंट थॉट प्रेजेंट करते हैं या आइडिया प्रेजेंट करते हैं. ई पॉल टॉलरेंस ने बोला था क्रिएटिविटी इज दैट इनर न्यू एंड फंडामेंटल आइडियाज और सॉल्यूशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, कि क्रिएटिविटी एक इनर चीज है एंड इसमें आप अपने फंडामेंटल आइडियाज को यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. म्यूजिक, पेंटिंग, पोएट्री एंड अदर फील्ड्स व्हिच गिव जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, कि आपका पेंटिंग, म्यूजिक एंड पोएट्री एंड बाकी फील्ड्स भी हेल्प करते हैं आपको जॉय और हैप्पीनेस देने के लिए. अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स आवर रिसर्च इज सेड टू बी क्रिएटिव व्हेन इट इज रियलिस्टिक, कि रिसर्चर बताते हैं कि एक रिसर्च को हम जब भी क्रिएटिव मानते हैं जब वो रियलिस्टिक होती है, एप्रोप्रिएट होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है एंड सोशली एक्सेप्टेबल होती है. अब हम यहाँ पे समझेंगे डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग. सबसे पहले कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं. यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम विद वन करेक्ट आंसर, इसमें एक ही करेक्ट आंसर होगा. फॉलोज लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना पड़ेगा.
लीड्स टू वन फिक्स आंसर, ये एक फिक्स आंसर को लीड करता है। एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, इसमें एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एग्जांपल है आपका मैथ्स प्रॉब्लम, एमसीक्यूज एंड रीजनिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में बताया गया है यूज टू जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन और आइडियाज, कि इसमें मल्टीपल सॉल्यूशन और आइडियाज को जनरेट करते हैं। फॉलोज फ्री एंड ओपन एंडेड प्रोसेस, इसमें फ्री और ओपन एंडेड प्रोसेस होता है। लीड्स टू मेनी पॉसिबल आंसर्स, इसमें बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी इज इंपॉर्टेंट, इसमें आपका फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है एंड ओरिजिनलिटी भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिव राइटिंग एंड आर्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको इस चैप्टर समझ आया होगा एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपका रिप्लेसमेंट में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सो इस चैप्टर को प्लीज अच्छे से कवर करना एंड आज शाम को 5 बजे हम मिलते हैं अपनी लाइव क्लास में, जिसमें हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।